कैन यू हेयर मी? ठीक है। तो थोड़ा सा पैर में दिक्कत है आज, है ना। और वो भी सीढ़ी चढ़ के आने में थोड़ा और हुआ, तो इसकी वजह से आपका क्लास डिले कराया। खैर, पता नहीं क्यों है, बाद में पता चलेगा क्लास के बाद। बट हम अपने टॉपिक्स लेते हैं करंट अफेयर्स के। तो लास्ट एक दो दिन में जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे, वी आर गोइंग टू कवर ऑल दोज टॉपिक्स, ठीक है। और डिटेल्स मैं आपको समझाते जाऊंगा क्या क्या टॉपिक्स हैं। पहले टॉपिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर टॉपिक्स को समझा दूंगा मैं, ठीक है ना। फर्स्ट टॉपिक इज बेनिफिट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म आप पढ़ते हो पॉलिटी में, जीएस पेपर 2 में। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी आप डायरेक्टली वहां पे पढ़ते हो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में। एक कॉमन टॉपिक है, बार बार आपको मिलता रहेगा। अगर आपने स्टैटिक में पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो ध्यान से सुनना, समझाता हूं, ठीक है। सेकेंड इज जर्मन वॉच क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट। तो हर साल एवरी ईयर ये रिपोर्ट आता है कि क्लाइमेट से क्या रिस्क है, डिजास्टर्स से रिलेटेड। और इंडिया का पोजीशन जो है वो बहुत खराब रहता है, खराब मतलब रिस्की ज्यादा पोजीशन रहता है, टॉप 10 के अंदर। थर्ड इज चीता। चीता के ऊपर लास्ट ईयर एपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था। चीता को फिर से और ट्रांसलोकेट किया जा रहा है, ठीक है, फिर से चीते आ रहे हैं, है ना। फोर्थ है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स। क्वालिटी क्या है, क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर गवर्नमेंट ने क्या ऑर्डर्स दिया रिसेंटली। एंड फिफ्थ इज ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्विलेंस रिपोर्ट। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी एक कॉमन टॉपिक है जो बार बार न्यूज में आते रहता है। तो इसके सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेनिफिट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म से। अब देखो ये टॉपिक लिखा हुआ है दुब्बुरी सुब्बाराव जी का। ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं पहले, है ना। तो आरबीआई के एक्स गवर्नर अगर कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो उनकी बातों में वेट होगा, ठीक है। और वो बात यहाँ पे कर रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कंपटीशन वाले फेडरलिज्म का क्या बेनिफिट है। तो मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग बता दूं। फेडरलिज्म जैसे इंडिया है, इंडियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, जहां ये दो लेवल की गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने कुछ यूनिक पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने कुछ यूनिक पावर एंड फंक्शंस है। तो जहां भी ऐसा सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब बात आ रही है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिशन। तो सेंटर और स्टेट, स्टेट का अपना अलग अलग पावर है, अलग अलग एरिया है, अलग अलग जोन है, वहां पे अलग अलग सीएम है, अलग अलग इश्यूज हैं, अलग अलग डिस्कशंस हैं। तो एक स्टेट वर्सेस दूसरा स्टेट, दो स्टेट जब आपस में कंपटीशन करे उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। हेल्दी कंपटीशन, कैसा कंपटीशन, नॉट अनहेल्दी कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन की बात हो रही है। अब दो स्टेट आपस में कंपटीशन कैसे करेंगे, क्या सोच के करेंगे, किस मैटर्स पे करेंगे, क्या क्या हो सकता है वो मैटर बताइए। दो स्टेट आपस में कंपटीशन करेंगे तो क्या हो सकता है वो, डेवलपमेंट, वेलफेयर, है ना, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, पॉवर्टी रिड्यूस करना, हेल्थ अच्छा करना, एजुकेशन अच्छा करना। तो ये टॉपिक पूरा उसी के बारे में बात कर रहा है। इंटर स्टेट राइवलरी, पहले इंटर स्टेट राइवलरी थी, स्टेट्स के बीच में राइवलरी थी। क्या अभी खत्म हो गई है 100%? ऐसा भी नहीं है ना। कभी थोड़े एरियाज को लेके हमने आसाम मेघालय में भी देखा है, समझ में आई बात, ठीक है। कभी किसी और चीज को लेके थोड़ा सा रिवर वाटर को लेके कावेरी वगैरह में हमने देखा है। तो इंटर स्टेट राइवलरी पहले भी होती रहती थी, अभी भी थोड़ा है, बट स्टेट्स में कंपटीशन भी बढ़ा है। तो इंटर स्टेट राइवलरी दैट इज फ्यूलिंग इंडियाज ग्रोथ। तो राइवलरी अभी भी है, बट राइवलरी कैसा है, हेल्दी राइवलरी। कैसा है, हेल्दी राइवलरी, जो इंडिया की ग्रोथ को फ्यूल कर रहा है। ये आरबीआई के गवर्नर है, इकोनॉमिक्स की ग्रोथ की बात ज्यादा करेंगे। अब ये ग्रोथ की बात क्या कर रहे हैं, ये ग्रोथ की बात ये कर रहे हैं, ठीक है। मैं बैठ जाता हूं, थोड़ा पैर की स्थिति ठीक नहीं लग रही है। तो ग्रोथ की बात क्या कर रहे हैं, हेलो, ग्रोथ की बात क्या कर रहे हैं, ग्रोथ की बात ये कर रहे हैं कि जो भी स्टेट्स हैं वो अपने अंदर इन्वेस्टमेंट को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो उससे इंडिया का ग्रोथ हो रहा है। पहले कहीं दूसरी कंट्री से इन्वेस्टमेंट आता था इंडिया में, अब दूसरी कंट्री से इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, दूसरी कंट्री से इन्वेस्टमेंट आ रहा है तेलंगाना में, कर्नाटका में,
आसाम में एडवांटेज आसाम हुआ था ना, याद आ रहा है? तो वो सब हो रहा है, ठीक है, एक कंपटीशन है। स्टेट गवर्नमेंट सोच रही है कि हम लोग क्या करें, लैंड एलोकेट करें कंपनीज को, है ना, जहां पे टैक्सेस वैक्सेस बेनिफिट दें, सो दैट कि कंपनीज आएगी यहाँ इन्वेस्ट करेगी। तो ये पूरा टॉपिक इसी के ऊपर चल रहा है। गूगल्स अनाउंसमेंट ऑफ सेटिंग अप इट्स लार्जेस्ट एआई डेटा सेंटर आउटसाइड द यूएस। यूएस के बाहर गूगल ने अनाउंस किया है अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगा। अब वो कहां पे बनाएगा? इंडिया में, ठीक है। अब इंडिया में बनाने के लिए बात हो रही है कि कहां पे? कर्नाटका और तमिलनाडु आपस में, आंध्र प्रदेश, ये आपस में एक तरह से थोड़ा सा जेलसी फील कर रहा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में ये डेटा सेंटर आने वाला है। तो कर्नाटका और तमिलनाडु को लग रहा है कि हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, ठीक बात है। बीनीथ दिस पब्लिक राइवलरी लाइज ए पॉजिटिव फेनोमेनन, हेल्दी कॉम्पिटिशन among Indian state for investment, a shift from Delhi centric patronage to market driven competitive federalism. दिल्ली सेंट्रिक पैटर्नेज मतलब दिल्ली मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलती थी वही होता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है? मार्केट ड्रिवन। गूगल को जहां ठीक लग रहा है वहां लगा रहा है। आई बात समझ में, है ना? अच्छा, कुछ समय पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी, आपको याद आ रहा है? ठीक है, तमिलनाडु के नहीं, कर्नाटक के मिनिस्टर साहब थे, है ना, और कर्नाटक के मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं आपको कि आसाम में और गुजरात में क्यों सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगाया जा रहा है, ठीक है। तो फिर उनका क्रिटिसिज्म भी अच्छे से हुआ था, है ना, हमारे सीएम ने भी अच्छे से क्रिटिसिज्म किया था समझ में आ रही बात? तो वो एक तरह से वो भी कंपटीशन दिखा रहे थे कि हमारे यहाँ भी तो इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। मतलब एक वैसा कॉम्पिटिटिव माहौल है कि नहीं नहीं हमारे यहाँ बहुत इंडस्ट्री है, नहीं भी हो तो चलेगा, ऐसा नहीं है कि और आओ, आने दो आने दो। फिर जो भी आएगा जबरदस्ती सबको कन्नड़ा सिखाएंगे, ठीक है। सब कोई कन्नड़ा तो नहीं सीखेगा ना, कुछ लोग असमीज भी बोलेगा, तो वैसे ही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी आने दो। विशाखापट्टनम सेट टू बिकम फ्यूचरिस्टिक सिटी विथ $15 बिलियन गूगल एआई डेटा सेंटर, सीएम चंद्रबाबू नायडू, है ना। चंद्रबाबू नायडू को ही बोला जाता है मतलब फादर ऑफ मॉडर्न हैदराबाद। हैदराबाद को उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म और क्या है? मॉडल ऑफ गवर्नेंस वेयर डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट आपस में compete करते हैं, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं, गवर्नेंस को इंप्रूव करते हैं और बेटर पब्लिक सर्विस को डिलीवर करते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स अ शिफ्ट फ्रॉम ए सेंट्रलाइज्ड परमिशन ड्रिवन सिस्टम टू वन वेयर स्टेट्स रिलाई ऑन परफॉर्मेंस एंड इनोवेशन, ठीक है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में क्या होता है? डिवोल्यूशन ऑफ पावर, कुछ सेंटर के पास कुछ स्टेट के पास, ये सब स्टैटिक चीजें हैं जो आप पॉलिटी में पढ़ते हो। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, स्टेट्स सेंट्रिक नहीं है, लिबर्टी है, प्राइवेट कंपनियां अपना आते रहेंगी। फिस्कल फेडरलिज्म, है ना, फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब क्या हुआ? पैसा बटेगा सेंटर में और स्टेट में, सीजीएसटी एसजीएसटी देखते हो ना, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन हुआ ही है, एजुकेशन एंड स्किल, है ना। 1991 से एलपीजी रिफॉर्म जब हमने किया था उसके बाद से ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म ज्यादा न्यूज में आ रहा है, वही सब स्टोरी है। इसमें क्या हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस वगैरह, ये सब अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको समझा दूं। आजादी के बाद से इंडिया जो है वो एक सोशलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी को ज्यादा तरीके से लीड कर रहा था, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट नहीं मतलब गवर्नमेंट के पास इकोनॉमी का क्या होता है? कंट्रोल। गवर्नमेंट इकोनॉमी को ड्राइव करती है। मान लो गाड़ी है तो कौन ड्राइव कर रहा है? गवर्नमेंट। समझ में आई बात? प्राइवेट से कंपनियां कम रहती हैं, गवर्नमेंट कंपनियां ज्यादा रहती हैं। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट कंपनियां, पीएसयूज, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, एनटीपीसी, भेल, ये सब ज्यादा रहेंगी, है ना। प्राइवेट कंपनियां बहुत कम थी। प्राइवेट कंपनियों को अलाउ ही नहीं किया गया था कि तुम खोलो, बहुत सारे सेक्टर्स में। आई बात समझ में? तो बहुत सारे सेक्टर में जब अलाउ ही नहीं था तो प्राइवेट कंपनी थी ही नहीं। बाद में 1991 में अलाउ किया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिबरलाइजेशन। जो कंपनियां गवर्नमेंट की कंपनी जो बेकार हो रही थी उनको बेचा गया, प्राइवेटाइजेशन। तो वो सब रिफॉर्म हुआ था, उसके बाद से एफडीआई आने लग गया था, ठीक है। पॉलिटिकल पैटर्नेज से कैसा शिफ्ट हुआ था? इकोनॉमिक परसुएशन। तो ये सब कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ रहा है, बट कीवर्ड्स याद रखने, इसीलिए मैं हमेशा कीवर्ड्स पे फोकस करता हूं, क्योंकि एग्जाम में क्या लिख के आओगे? कीवर्ड्स। कॉन्सेप्ट्स कहां काम आएगा? सब जगह, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी। बट मेंस में क्या काम आएगा? कीवर्ड्स। कि अगर कीवर्ड्स, और मेंस ही मेन है,
तभी मेन को मेन कहा जाता है, नहीं? ठीक है, तो इसलिए आपको कीवर्ड्स याद रहने चाहिए, है ना? तो बस अब यही स्टेट स्पेसिफिक कंपटीशन चल रहा है, महाराष्ट्र गुजरात सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को लेके हर जगह स्टेट में अलग अलग तरह से चल रहा है कंपटीशन। यही बात ये बोल रहे हैं, है ना? बेनिफिट हो रहा है, फेडरल इकोनॉमी को और स्ट्रेंथन करना होगा, ठीक है, इकोनॉमिक पावर को और डिसेंट्रलाइज करना होगा, वैल्यू चेन्स को और इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना? हर स्टेट रेस टू बॉटम में जा रहा है, कुछ रिस्क है। रिस्क ये है हर स्टेट रेस टू बॉटम में जा रहा है। रेस टू बॉटम का मतलब कि सबसे कम टैक्स हम लेंगे, समझ में आई बात? इसको क्या बोलोगे? रेस टू बॉटम। फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन पॉलिसी की बात भी आती है तो भी रेस टू बॉटम का बात आता है। हर कम्युनिटी बोलती है सबसे पीछे हम हैं। अरे बात समझ में? इसमें भी रेस टू बॉटम हो रहा है, ये अच्छा नहीं है ना? रीजनल डिस्पेरिटी, अगर एक ही एडवांस इकोनॉमी को बार बार एडवांटेज मिलेगा तो वो बाकी कंट्रीज के, बाकी स्टेट्स के लिए इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर बेंगलोर बोले हमारे पास सब कुछ है, इंजीनियर्स हैं, यहीं आओ, तो हर कोई वही जाता जाएगा, तो हर कुछ वही होता जाएगा, फिर बाकी स्टेट्स में क्या होगा? समझ में आई बात? ये सब चीज को ध्यान देना पड़ेगा। इन्वायरमेंट का स्ट्रेस तो रहेगा ही हमेशा, और इंसेंटिव्स डुप्लीकेशन नहीं हो, ठीक है? बस नीति आयोग इस पे काम कर रही है, पीएम गति शक्ति, डिजिटल इंडिया, भारत नेट जैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वे फॉरवर्ड क्या है? कंपटीशन, कॉम्पीट थ्रू कॉम्पिटेंस नॉट कंसेशंस। कंसेशन से कंपीट नहीं करो, किससे कंपीट करो? कॉम्पिटेंस से कंपीट करो, ये है ना? हम काबिल हैं, हम लोग काबिल स्टेट है, हमें मिलना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग होना चाहिए, कैसा? इंस्टीट्यूशनल। फॉर एग्जांपल जागीर रोड में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आ रही है, अब अगर आसाम की जो यूथ हैं उनको स्किल कर दिया जाए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेटिंग में, वैसे इंजीनियर्स बना दिए जाए, है ना? लोअर लेवल पे स्किल्स दे दिया जाए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया जाए, रोडवेज डेवलप कर दिया जाए, तो हो गया ना? वो सब डेवलप करने की जरूरत है, रीजनल कोलेबोरेशन वगैरह करने की जरूरत है, ठीक है? ये मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा जो उसके लिए किया जाएगा, है ना? एंड नेक्स्ट सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, ये आप लोग लिख के रखिएगा, मुझे अगले क्लास के पहले दिखाइएगा। जर्मन वॉच क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट। जर्मन वॉच एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट टाइप। ये क्लाइमेट से रिलेटेड रिस्क क्या है? आप लोग मुझे बताओगे क्या 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 रिस्क है बेटा? बोलो। फ्लड है, और क्या क्या है? साइक्लोन्स है, लैंडस्लाइड्स हैं, ठीक है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट है, समझ में आई बात? सुनामीज है, ये सब रिस्क। अब ये सब रिस्क में इंडिया को वो टॉप 10 में पा रहा है कि इंडिया अभी टॉप 10 में रिस्क में चल रहा है ना? म्यांमार वगैरह थोड़ा और हाई रिस्क में है, ठीक है, अर्थक्वेक वगैरह और ज़्यादा आते रहता है, तो ये सब रिस्क में ये लेके आ रहा है, ठीक है? तो अगर हमें रिस्क में है हमारी कंट्री, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसके लिए स्टेप्स लेना चाहिए कि हमारा रिस्क क्या है, कम हो। ग्लेशियर पे जो लेक बने हुए होते हैं, वो लेक क्या कर देते हैं? आउटबर्स्ट, ओवरफ्लो होकर आउटबर्स्ट कर जाएंगे। या नीचे हमने रोड बना दी, हमें ऊपर लेक का पता ही नहीं है ना? लेक कमजोर हो गया, वीक हो गया, फूट जाएगा किसी दिन। समझ में आई बात? तो हमें पुराना पहले क्या करना पड़ेगा? पहले हाइड्रोलॉजिकल मैपिंग करना पड़ेगा पूरा, बनाने से पहले, ठीक है? ठीक यार, में कुछ दिक्कत आ गया है ना? पता नहीं, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा क्या दिक्कत है ना? तो अचानक से अभी मैं सोचा कि थोड़ा ठीक होगा, नहीं, देयर इज समथिंग आई डोंट नो अभी, ठीक है? एक फिजियोथेरेपी सेशन लेना पड़ेगा आई गेस। तो खैर, जर्मन वॉच क्लाइमेट इंडेक्स लास्ट 30, जर्मन वॉच क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स प्लेस्ड इंडिया 9th अमॉन्ग नेशन मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वेदर फ्रॉम 1995 से 2024, है ना? अब ये है हाइड्रोलॉजिकल, मीटरोलॉजिकल और क्लाइमेटोलॉजिकल। हाइड्रोलॉजिकल में क्या क्या आता है बेटा? फ्लड, ग्लेशियर लेक, आउटबर्स्ट। मीटरोलॉजिकल में स्टॉर्म, साइक्लोन। क्लाइमेटोलॉजिकल में हीट वेव, वाइल्ड फायर। ये उसने डिफाइन किया है, जर्मन वाले ने, जर्मन वॉच ने। जबकि मीटेरोलॉजिकल में आप अर्थक्वेक वगैरह भी बोल सकते हो, ठीक है? और क्राइटेरिया क्या है? बेस्ड ऑन फैटेलिटी पर 1 लाख इनहेबिटेंट्स एंड इकोनॉमिक लॉस। इकोनॉमिक लॉस कितना हुआ ये सब होने से, फैटेलिटीज, दुर्घटनाएं कितनी हुई, उसके बेसिस पे उसने कैटेगराइज किया है। फ्लड, स्टॉर्म्स, हीट वेव, ड्राउट, वाइल्ड फायर, इन सबको लेके क्लासिफाई किया। इंडिया में कंटिन्यूअस थ्रेट आता है ना? फिलीपींस, हाईती, निकारागुआ के कैटेगरी में इंडिया को डाला है ना? समझ में आ रही बात? तो यही है बस, इसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं,
बट मेंस में डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो, लोग यूज नहीं करते, है ना। जहां भी डिजास्टर्स की बात होगी आप इसको यूज कर सकते हो, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है ना। कि 3 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज में फर्स्ट कौन है? डोमिनिका, फिर क्या है? म्यांमार, फिर हॉन्डुरस। फर्स्ट कंट्री आपको याद रखना सबसे जरूरी है। समझ में आई बात? ठीक है। रैंक 9th, बाकी कुछ खास बात नहीं है, बाकी तो मैंने समझा ही दिया। चीता ट्रांसलोकेशन, है ना। चीता ट्रांसलोकेशन, चीता को ट्रांसलोकेट किया जा रहा है, बोत्सवाना से लाया जा रहा है इस बार। कहां से? अफ्रीकन कंट्री से लाया जा रहा है, हम लोग अफ्रीकन चीता ला रहे हैं। नामीबिया से ला चुके हैं, साउथ अफ्रीका से ला चुके हैं, अब कहां से ला रहे हैं? बोत्सवाना से। सबसे एमओयू साइन हो चुका है पहले, है ना। हम लोग इंडिया में कौन सा नेशनल पार्क में लेके आते हैं? कूनो नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? कूनो नेशनल पार्क में लेके आते हैं, जो कहां पे लोकेटेड है? एमपी में लोकेटेड है। गुड, बस यही तो चाहिए। प्रेसिडेंट मुर्मू स्टेट्स विजिट मेक अ रिन्यूड पुश फॉर इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप सिंबलाइज्ड बाय बोत्सवाना डिसीजन टू सेंड 8 चीता फॉर प्रोजेक्ट चीता। 2022 में लॉन्च किया गया। एम्बिशियस इनिशिएटिव टू री इंट्रोड्यूस द एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ चीता इन द वाइल्ड। शुरू में बहुत सारे चीता मर भी गए, क्योंकि हमें चीता को कैसे रखना है, क्या खिलाना है, वो भी पता नहीं था। ठीक है, बहुत सारे चीता उधर बीफ खा रहे थे, इधर बीफ मिल ही नहीं रहा था उनको। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सीख लिया, 2-3 साल हो गया, सीख लिया, तो अब और चीता लेके आ रहे हैं। ऐसे ऐसे चीता को री इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। ये इंडियन चीता जो है, इंडिया में चीता 1952 में क्या हो गया था? एक्सटिंक्ट हो गया था। अभी री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। चीता के लिए कोई बॉडी नहीं है, बट टाइगर के लिए एक बॉडी बना हुआ है, जिसका नाम क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। चीता को भी यही एक तरह से मॉनिटर करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर ये बॉडी है। समझ में आई बात? अभी 2 तरह के चीते हैं, एक एशियन चीता जो इंडिया में नहीं है बट ईरान में है। कहां पे है? और दूसरा कौन सा चीता? अफ्रीकन चीता, जो अब इंडिया में है। समझ में आ रही बात? ठीक है। आप लोग कौन से चीते हो, इंडियन के अफ्रीकन? बताओ। तो ये है लॉन्गर मोर प्रोनाउंस्ड, ये कौन सा है? अब इसमें डिफरेंस इतना तो नहीं पूछा जाएगा। एशियाटिक चीता ओनली इन ईरान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट है, ओनली वर्ड। समझ में आई बात? ईरान तो आपको याद होगा, बट ओनली इंपॉर्टेंट है। ओनली देखते ही आप काट देते हो ना। 90% टाइम गलत ही होता है ओनली, बट ओनली 10% टाइम सही भी होता है। वो 10% टाइम हमें याद होना चाहिए, 90% टाइम हमें याद नहीं होना चाहिए, हम श्योर हो सके। समझ में आई बात? है ना। वन हॉर्न राइनो ओनली इन इंडिया, ऐसा आया क्वेश्चन, मैंने काट दिया। मैंने बोला कैसे होगा, आसाम से ऊपर भूटान है ना, मानस में आते जाते रहते हैं वो। समझ में आई बात? इधर से उधर गए, इधर से इधर आए, कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है नहीं है। आई बात समझ में? तो ऐसे दिमाग लगा के भी काटना होता है, बट दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है। बोत्सवाना का लोकेशन देख लो। बोत्सवाना इज ए लैंडलॉक्ड कंट्री है बोत्सवाना। इधर नामीबिया है, इधर साउथ अफ्रीका है। लिसोतो का नाम सुना है आप लोगों ने? है ना। ऑल द बेस्ट मूवी देखा आप लोगों ने? ऑल द बेस्ट, जिसमें संजय दत्त को लिसोतो जाना होता है, ये है लिसोतो। हाँ ठीक है। तो बस यही है, इसका नाम आपको याद रखना होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, अभी जो बहुत सारी सिंथेटिक चीजें बनती है ना, पॉलिस्टर, नाइलॉन, है ना, उसमें जो रुई हुई और इसे बनाया जाता है, उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल का जो ऑर्डर है ना, उसको रिवोक किया गया है। क्या किया गया है? रिवोक। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिवोक, मतलब हटा दिया है 14 क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स ऑन की टेक्सटाइल। आई रिपीट, टेक्सटाइल। फिर से बोलो, कौन सा? टेक्सटाइल इंटरमीडियरीज। ठीक है, मतलब टेक्सटाइल जिनसे बनता है रॉ मटेरियल। टेक्सटाइल किस किस रॉ मटेरियल से बनेगा? पॉलिस्टर से, है ना, फाइबर से, पॉलिस्टर यार्न से, प्यूरिफाइड टेरेपैथिक एसिड, पीटीए जिसको बोलते हैं, पीटीए नाम जरूर याद रखना आप लोग। और कौन सा है? मोनोइथेनॉल ग्लाइकॉल। ये सब कीवर्ड जो है ना, मोनोइथेनॉल ग्लाइकॉल, प्यूरिफाइड टेरेफैटिक एसिड, यही सब यूपीएससी प्रीलिम्स पूछ देगा, है ना, कि ये क्या है, मेडिसिन है, जहर है। समझ में आई बात? टेक्सटाइल बनता है, तुम सोचो कि टेक्सटाइल प्यूरिफाइड टेट्राफेटिक एसिड से क्यों टेक्सटाइल बनेगा? तुम एसिड देखते ही जहर बनाओगे उसको। आ रही बात समझ में? यही तो खेल जाता है बस उतना। जिसको पता होता है उसको याद रखना है। मैं कुछ नहीं याद रखता हूँ, ऐसी चीजें याद रखता हूँ अगर एग्जाम देना है तो। अब तो एग्जाम नहीं देना होता है मुझे, ठीक है। एग्जाम नहीं देने से 2 चीजें होता है, याद नहीं रखना पड़ता है। समझ में आई बात? याद रखना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है।
द QCOs वेर इंट्रोड्यूस टू रेगुलेट प्रोडक्ट क्वालिटी। ये पहले इंट्रोड्यूस किया गया था QCOs कि प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा बने, क्वालिटी अच्छा बने, बट उसमें रेगुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा था, है ना। इंडियन वाले compete ही नहीं कर पा रहे थे, इंडियन इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं हो पा रही थी, फॉरेन वाली चीजें ज्यादा आ रही थी, इसीलिए हटाया इसको, ठीक है। गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल ज्यादा मंगाना पड़ रहा था, बहुत ज्यादा हाईली क्वालिटी कंट्रोल था। ईच BIS सर्टिफिकेशन डिले, सर्टिफिकेशन डिले में पैसा खा रही थी BIS, ठीक बात है, तो BIS सर्टिफिकेशन डिले हो रहा था। रीस्टोर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस की फाइंडिंग्स, नीति आयोग क्या बोलता है कि 2009 में जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इंट्रोड्यूस किया गया था रॉ मटेरियल और कैपिटल गुड्स पे, ठीक है, वो उसी पे रह गया, फाइनल प्रोडक्ट पे नहीं आया, रॉ मटेरियल पे ही रह गया। मेनी एक्सपोर्टिंग कंट्री डू नॉट इम्पोज मैंडेटरी फैक्ट्री लेवल सर्टिफिकेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर और यार, बहुत सारी कंट्री ऐसा नहीं करती। बिफोर QCOs इंडिया इंपोर्टेड स्पेशलाइज्ड फाइबर टू फिल क्वालिटी गैप्स, बट इंपोर्ट्स फेल ड्यू टू सर्टिफिकेशन प्रॉब्लम रादर देन लोकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो हमारा एक्सपोर्ट हर्ट हो रहा था, तो हमने वो क्वालिटी कंट्रोल हटा दिया। नीति आयोग ने बोला बहुत सारी कंट्रीज तो नहीं करती हैं, हम लोग क्यों कर रहे हैं, हमने बोला ठीक बात है, हम भी नहीं करेंगे, ठीक है। QCOs आर मैंडेटरी क्वालिटी स्टैंडर्ड इशूड अंडर द BIS एक्ट 2016। तो जो आगे रिपीट टेक्सटाइल से रिलेटेड चीजें हैं वहां पे हटाया गया है, समझ में आई बात। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड समझते हो ना, BIS, है ना। BIS एक नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर 1987 के एक्ट से बना है, ठीक बात है ना। इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट कौन है, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर। सर्टिफिकेशन, हॉल मार्किंग, हॉल मार्क समझते हो ना आप, है ना, टेस्टिंग, ये सब इसके अंदर आता है। ISI सर्टिफिकेशन याद आ रहा है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और बहुत सारे अप्लायंस पे रहता है। FMCS सर्टिफिकेशन, हॉल मार्किंग, गोल्ड वोल्ड पे रहता है ना हॉल मार्क, ठीक है। CRS रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मिटी, ये सब सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, आपका BIS सर्टिफिकेट्स। ये प्रीलिम्स में पूछे जाने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। वैसे तो मैं थोड़ा पैर ठीक रहता और डिटेल में समझाता, ठीक है, बट इतना काफी है समझने के लिए, है ना। अब लास्ट आते हैं, लास्ट टॉपिक क्या है, ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्विलेंस रिपोर्ट 2025। एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस किसको, एंटीबायोटिक आप कब खाते हो, जब बीमार पड़ते हो। बीमार पड़ते हो मतलब आपके बॉडी को किसी ने अटैक किया है, किसने अटैक किया, बगल वाले ने, नहीं, है ना, ठीक है। लोग बोलते हैं ना कि बड़ा छोटा मत देखो, वायरस तो दिखता भी नहीं है बेचारा, कितने लोग मार देता है, नहीं, वायरस तो लोग मरा हुआ बोलते हैं, जिंदा भी नहीं बोलते। तो वो वायरस जो है, बैक्टीरिया जो है ना, वैसे तो आप फंगस जो है इनको किल करने के लिए, है ना, जो हम एंटीबायोटिक खाते हैं, एंटीबायोटिक जनरली बैक्टीरिया के लिए यूज होता है ना, बैक्टीरिया या खाने के लिए वायरल में भी खा लेता है लोग, समझ में आई बात। बट वो वायरस को किल नहीं करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। तो बट ये जब खाया जाता है एंटीबायोटिक वगैरह, और वो बैक्टीरिया जो है वो दवा खा के भी नहीं मरा, तो वो रेजिस्टेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, रेजिस्टेंट। समझ में आई बात। बहुत सिंपल सा चीज समझाता हूं, मान लो किसी को टीबी है, टीबी समझते हो ना, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस है। ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया होता है ना, ट्यूबरक्लोसिस का माइक्रोबैक्टीरियम करके होता है, वो बड़ा नालायक बैक्टीरिया है, ठीक है। वो बैक्टीरिया को दवा चाहिए 6 महीने 1 साल डोज चाहिए पूरा मरने के लिए, वो बड़े जल्दी जल्दी ग्रो करता है। अगर आप दवा कोई खा रहा है 1 महीने खाया, 2 महीने खाया, उसके सारे सिम्टम तो चले ही जाएंगे, खांसी रुक गया, कफ रुक गया, है ना, उसके अंदर जो खून वून आता था खांसी से सब रुक गया, ही इज हैप्पी कि अब पैसा कौन लगाए, है ना, आलसी हो जाए या हैप्पी हो जाए, पैसा बचाए या आलसी हो जाए, दोनों केस में दवा उसने नहीं खरीदा, नेग्लेक्ट कर दे, 2-4 दिन दवा छोड़ दे, फिर क्या होगा, फिर वो जो बैक्टीरिया है वो उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा। अब उस एंटीबायोटिक खाने से वो बैक्टीरिया मरने वाला नहीं है, वो टीबी उस एंटीबायोटिक से ठीक होने वाला नहीं है, उस टीबी ने, है ना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। क्या डेवलप कर लिया है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब उसको दूसरा एंटीबायोटिक देना पड़ेगा,
या कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक देने पड़ेंगे, क्योंकि पता नहीं है किससे मरेगा वो, है ना। तो ऐसे बहुत बार ऐसा होता है कि 2-3 कॉम्बिनेशन दवा देने से भी एंटीबायोटिक वो बैक्टीरिया नहीं मर रहा है। उसको बोलते हैं एंट्री माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बोलते हैं, मल्टी ड्रग। ठीक है, टीबी के केस में ये बहुत प्रोमिनेंट है, क्योंकि टीबी का जो मेडिसिन होता है वो लंबा चलता है, 6 महीने 1 साल वैसे चलता है ना। और मान लो वो आदमी खांस के थूक फेंक दिया, उसका बैक्टीरिया मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो चुका है, अब वो जो थूक चला गया उसमें वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, अब किसी को होगा वो सीधे एमडीआर होगा, भले उसका गलती हो या नहीं हो। ठीक है, तो जो एंटीबायोटिक लोग फीवर आया फट से एंटीबायोटिक खा लेते हैं, है ना। कहीं भी दुकान पे मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा, कोई भी मंगा लेगा, एंटीबायोटिक लाओ दे दो खा लो। विदाउट प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन इंडियन पीपल आर कंज्यूमिंग द एंटीबायोटिक। So this is the primary reason why microbial resistance has increased in India a lot compared to other countries. अब यही पूरा रिपोर्ट है, और रिपोर्ट किसका है आपका, सर्विलेंस रिपोर्ट 2025, ग्लास सर्विलेंस रिपोर्ट। Antimicrobial resistance has emerged as a serious public health threat in India as reflected in the WHO GLASS report, which identifies the country as one of the worst affected. समझ में आई बात, क्यों हो रहा है? इरेशनल एंटीबायोटिक यूज, वीक सर्विलेंस, गवर्नमेंट सर्विलेंस नहीं कर रही, इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन, थूक के फेंक दिया तुमने, ठीक है, एंड गैप्स इन रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट। ठीक है, तो वन हेल्थ पब्लिक अवेयरनेस ये सब इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस मैंने आपको बता ही दिया। WHO ने बोला है वर्ल्ड के टॉप 10 ग्लोबल थ्रेट में से एक कौन है, AMR, है ना। कुछ कॉमन बैक्टीरिया जैसे इकोलाई, निमोनिया, स्टाइफोलोकस ऑरस, है ना, ये सब जो है वो क्या हो गए हैं, हाई रेजिस्टेंस हो गए। इकोलाई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में कॉमनली पाया जाता है, समझ में आई बात। These trends arise from India's high infectious disease burden, widespread over the counter antibiotic availability and gaps in regulatory enforcement. Surveillance remained skewed towards tertiary hospitals, है ना। सर्विलेंस कहाँ हो रहा है, टर्शियरी हॉस्पिटल, बड़े छोटे हॉस्पिटल में कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, ये सब परेशानी है सीधे सीधे। AMR एस्केलेटिंग क्यों है मैंने बता ही दिया, वही सब चीजें हैं, डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट भी बता दिया, हेल्थ कॉस्ट बढ़ेगा, बीमारियों का कॉस्ट बढ़ेगा, स्प्रेड फास्टर होगा लोगों में, लोग मरेंगे, इकोनॉमिक बर्डन बढ़ेगा, है ना, ये सब चीज होगा। चैलेंजेस यही है, फंडिंग पैसा कम होना, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कम होना, और सबसे कम पब्लिक अवेयरनेस कम होना, पब्लिक का माइंडसेट शॉर्ट टर्म का होना कि अभी ठीक हो जा, कर लेते हैं बाद में देखेंगे एंटीमाइक्रोबियल का। समझ में आई बात, ठीक है। ग्लोबल इनिशिएटिव बहुत सारे हैं। AMR इंडस्ट्री अलायंस प्रमोट्स रेस्पॉन्सिबल एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन। WHO इनिशिएटिव है वन हेल्थ गवर्नेंस, ग्लास एंड WHO ग्लोबल एक्शन प्लान, ये सब प्लान बनाया गया, इंडिया को दिया गया है, इंडिया इंप्लीमेंट करे तब बात है। केरला इंप्लीमेंट कर रहा है, केरला में देखो नो प्रिस्क्रिप्शन नो एंटीबायोटिक्स, समझ में आई बात। ये चीज इंप्लीमेंट होना सबसे ज्यादा, यही चीज जरूरी है, ग्लोबल एंड नेशनल इनिशिएटिव टू कर्व एंटीबायोटिक्स। वे फॉरवर्ड क्या है भाई, केरला वाला, है ना, अवेयरनेस जनरेट करो, कोऑपरेशन करो, इंस्टीट्यूशनलाइज वन हेल्थ गवर्नेंस, ये सब बेसिक चीजें हैं जिनको करो। फिर ये MCQs हैं, है ना, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, ध्रुव ज्योति, ठीक, तो ये है पहला MCQ। फिर ये है जर्मन वॉच वाला MCQ, ये है आपका बोत्सवाना वाला MCQ। समझ में आ रही बात, तो करिए MCQ, ठीक है। बाकी लोग ऑनलाइन स्टूडेंट आप पॉज करिएगा, और पॉज करके आप MCQ कर सकते हैं और आंसर बता सकते हैं।